पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो योहो की पहली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब आगे देखेंगे। वह उन इविल सोल मास्टर्स में से एक था जो जोंगली वू के साथ बीस्ट गॉड का पीछा करने गए थे। वह प्रयास भारी असफलता माना जा सकता था, खासकर इतने बड़े स्तर के कैजुअल्टीज होने के कारण। लेकिन वह अकेला था जो बिना किसी चोट के वापस आ सका। डीतियन की ही तरह उसके पास भी डार्क टाइप पावर थी। जब वे लोग बीस्ट गॉड का पीछा कर रहे थे, तो वह डीतियन की ऑरा को महसूस करके और यह देखते हुए कि वह अपनी डार्क टाइप पावर को कैसे नियंत्रित करता है, डार्क टाइप शक्तियों की और गहरी समझ हासिल कर पाया। शिकार से वापस आने के बाद उसे कोई चोट नहीं आई, बल्कि उसकी सोल पावर और बढ़ गई और वह एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ बन गया। उसने उस बॉटलनेक को पार कर लिया जिसने उसे कई सालों से रोक रखा था। इसलिए हुओ युहाओ अपनी पहली लड़ाई एक ऐसे इविल सोल मास्टर के खिलाफ लड़ने जा रहा था जो ट्रांसेंडेंट डुलुओ था, और इसके ऊपर से वह इविल सोल मास्टर डार्क टाइप पावर में विशेषज्ञ भी था। आकाश में घूमते काले बादल हुओ युहाओ की ओर लुढ़कते हुए आए और एक पल में उसके पूरे शरीर को ढक लिया। टाइटल्ड दुलुओं के स्तर तक पहुंचने के बाद सोल स्किल्स की एग्जीक्यूशन लड़ाई का एकमात्र निर्णायक कारक नहीं रह जाता। ऑरा, सोल स्किल्स, सेल्फ क्रिएटेड स्किल्स और कमजोरियों की पहचान, ये सभी कारक लड़ाई के परिणाम को तय कर सकते हैं। हुओ युहाओ पूरे समय बिना हिले खड़ा रहा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा उस पर डाली जा रही भारी दबाव को महसूस कर सकता था। वास्तव में यह दबाव काफी परिचित लगा, क्योंकि बीस्ट गॉड वही था जिसने उस पर इतना दबाव डाला था और उसकी क्षमता को अनलॉक किया था। हालांकि यह इविल सोल मास्टर भी डार्क टाइप पावर में निपुण था, वह डीतियन की शक्ति की बराबरी करने से बहुत दूर था। डार्क टाइप पावर्स? हुओ युहाओ हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आइसी वॉर गॉड्स आर्मर की वाइजर नीचे आ गई। उसका पूरा शरीर अब आर्मर से ढक गया था। तुरंत ही आइसी वॉर गॉड्स आर्मर से गहरा नीला प्रकाश फैलने लगा। आइसी वॉर गॉड्स आर्मर कोई साधारण आर्मर नहीं था। यह एक ह्यूमन शेप्ड टूल था जिसे हुओ युहाओ का शरीर नहीं, बल्कि उसकी अदम्य स्पिरिचुअल पावर नियंत्रित करती थी। जब स्वानजिवेन आइसी वॉर गॉड्स आर्मर बना रहा था, उसने हुओ युहाओ की अत्यंत शक्तिशाली स्पिरिचुअल एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए आर्मर को ऐसा बनाया कि उसे चालू करने के लिए अविश्वसनीय स्तर की स्पिरिचुअल पावर की आवश्यकता हो। इसलिए कोई साधारण इंसान इसे कभी एक्टिवेट नहीं कर सकता था, और अगर किसी ने एक्टिवेट कर भी लिया तो आर्मर उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर तुरंत खाली कर देता। पूरी आइसी वॉर गॉड्स आर्मर केवल इंटेंट से नियंत्रित होती थी, क्योंकि काले बादलों ने हुओ युहाओ को पूरी तरह से ढक लिया था। इसलिए उसे अब अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी शक्तिशाली स्पिरिचुअल डिटेक्शन भी जैसे किसी काली दलदल में फंस गई थी। हर दिशा से एक बेआकार दबाव उस पर टूट रहा था। लेकिन क्या यह शक्ति हुओ युहाओ को रोकने के लिए पर्याप्त थी? स्पिरिचुअल ब्लास्ट। हुओ युहाओ ने धीरे धीरे ये शब्द बोले। भले ही उसने चिल्लाया नहीं, आसपास के 2000 स्पेक्टेटर्स ने उसकी आवाज साफ साफ सुन ली। इसके बाद वहां मौजूद हर व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उनकी स्पिरिचुअल पावर हुओ युहाओ के हमले से प्रभावित हुई हो। हुओ युहाओ को ढकने वाले काले बादल भी हिंसक रूप से हिलने लगे। तेज कंपन डार्क टाइप क्लाउड्स में फैलने लगा, क्योंकि वू युन को अपनी सोल पावर में एक रहस्यमयी ऊर्जा का स्पर्श महसूस हुआ। भले ही उसकी सोल पावर सीधे प्रभावित नहीं हुई थी, लेकिन उसकी सोल पावर को नियंत्रित करने वाली स्पिरिचुअल पावर को यह रहस्यमयी शक्ति तोड़ रही थी। बादल, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो चुके थे, आकाश में ऊपर उठने लगे। यह दृश्य विशाल विस्फोटों के बाद बनने वाले मशरूम क्लाउड्स जैसा दिख रहा था। अगले ही पल एक आकृति मशरूम क्लाउड के भीतर से आकाश में उभरी। उसके शरीर से निकलती गहरी नीली रोशनी उसकी पहचान बता रही थी। वह और कोई नहीं, हुओ युहाओ था। आकाश में चढ़कर अपनी आइसी वॉर गॉड्स आर्मर पहने हुए हुओ युहाओ ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता धरती पर उतरने वाला हो। उसकी नजर पहले से ही वूयुन पर टिक चुकी थी, जो अभी भी काले बादलों से घिरा हुआ था। आइसी वॉर गॉड्स आर्मर के माथे पर जड़ा हुआ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल अचानक टूट गया, और तुरंत ही उसके भीतर से एक बैंगनी सुनहरी रोशनी बाहर निकली, जिससे एक रहस्यमयी दृश्य बन गया। शुरुआत में वह रोशनी पर्पल गोल्ड थी, फिर हवा में रोज गोल्ड बन गई, और जैसे ही वह काले बादलों में दाखिल हुई, वह प्योर गोल्ड बन गई। एक ही रोशनी का हवा में 3 बार रंग बदलना वाकई अद्भुत था। एक भारी कराह की आवाज गूंजी और काले बादल जोरों से कांपने लगे। इसके तुरंत बाद एक गहरी नीली रोशनी आकाश को चीरती हुई उन बादलों में घुस गई। काले बादल बर्फ की तरह पिघलते चले गए जैसे ही उनका सामना उस डार्क ब्लू लाइट से हुआ। वे बिखर कर काले धुएं में बदलने लगे।
वुयुन की आकृति सामने आ गई। वह तेजी से पीछे हट रहा था और उसके चेहरे पर स्पष्ट घबराहट थी। उसकी पीठ पर काले पंख उभर आए थे, लेकिन वे फ्लाइंग टाइप सोल टूल का हिस्सा नहीं थे। वे उसके मार्शल सोल से उत्पन्न हुए थे। उसका मार्शल सोल डार्कनेस क्रो था, एक अत्यंत दुर्लभ डार्क टाइप मार्शल सोल। वुयुन के पीछे बने पंख जैसे जीवित हों। उनके पंखों से काले लेजर निकलकर आपस में जुड़कर एक जाल बनाने लगे, ताकि सामने आ रही डार्क ब्लू लाइट को रोका जा सके। अनपैरेलल्ड चिल, एम्प्रेस सोर्ड। गहरी नीली रोशनी सीधे उस जाल को भेद कर निकल गई। भले ही जाल फटा नहीं, लेकिन उसका काला रंग गहरा नीला हो गया। अचानक डार्क ब्लू सोर्ड के सिरे पर एक आकृति प्रकट हुई। हुओ युहाओ आकाश से गायब हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उसने सोर्ड लाइट को पुल की तरह इस्तेमाल किया और वू युन के सामने आ खड़ा हुआ। वू युन की हरकतें बेहद अस्त व्यस्त थीं। साफ था कि वह हुओ युहाओ के आई ऑफ डेस्टिनी की चोट से बुरी तरह प्रभावित था। फिर भी वह प्रतिकार करने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद 2 पीले, 2 बैंगनी और 5 काले रिंग्स उसे आत्मविश्वास दे रहे थे कि वह अब भी मुकाबला कर सकता है। उसका छठा काला सोल रिंग अचानक फैल गया और उसका पूरा शरीर धुंधला सा हो गया। उसका छठा सोल स्किल डार्कनिंग। भले ही उसकी चेतना हुओ युहाओ के स्पिरिचुअल शॉक से थोड़ी बाधित हुई थी, फिर भी वह अपनी क्षमता एक्टिवेट करने में सफल रहा। डार्कनिंग उसे किसी भी फिजिकल या सोल पावर अटैक का 70% प्रभाव तुरंत निगेट करने देता था। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वह थोड़ी देर के लिए हमला नहीं कर सकता था। वू युन को 5 सेकंड चाहिए थे ताकि वह स्पिरिचुअल शॉक का प्रभाव हटा सके। लेकिन हुओ युहाओ ने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने एक शब्द कहा, एक्सप्लोड। उसके आई ऑफ डेस्टिनी में एक रोशनी चमकी। तुरंत ही वू युन का पूरा शरीर तेजी से कांपने लगा। उसका शरीर, जो अभी अभी डार्कनिंग में प्रवेश कर रहा था, अचानक सामान्य अवस्था में लौट आया, जैसे उसके भीतर मौजूद स्पिरिचुअल ब्लास्ट ने डार्कनिंग को तोड़ दिया हो। और उसी क्षण उसके शरीर से एक काली छाया बाहर निकल आई। ये इसे देखकर जोंगली वू भी हैरान रह गया। क्या यह स्पिरिट डिटैचमेंट था? आखिर हुओ युहाओ ने दूसरी स्पिरिचुअल अटैक कब की? असल में हुओ युहाओ ने दूसरी स्पिरिचुअल अटैक की ही नहीं थी। उसने सिर्फ एक बार स्पिरिचुअल शॉक छोड़ा था। लेकिन आई ऑफ डेस्टिनी से छोड़ा गया स्पिरिचुअल शॉक साधारण नहीं था। उसकी सारी शक्ति एक ही क्षण में बाहर आई, क्योंकि हुओ युहाओ को डर था कि वू युन के पास कोई अन्य डिफेंसिव तरीका न हो। इसलिए उसने स्पिरिचुअल शॉक को तभी डेटोनेट किया जब वू युन पहले से घायल था। यह इसे डेटोनेट करने का सबसे सही समय था। वू युन सोल इंजीनियर नहीं था, इसलिए उसके पास कोई ऐसा डिफेंस टूल नहीं था जो स्पिरिचुअल अटैक्स रोक सके। भले ही वह ट्रांसेंडेंट डुलुओ था, वह हुओ युहाओ का सामना कर रहा था, जिसकी स्पिरिचुअल पावर अल्टीमेट डुलुओ की बराबरी कर रही थी। वू युन का शरीर बेबस होकर पीछे उड़ गया। उस समय उसके मार्शल सोल से जुड़े सभी गुण खत्म हो गए थे। उसका जो काला स्पिरिट उसके शरीर से अलग हुआ था, वह पूरी शक्ति से वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हुओ युहाओ उसे मौका क्यों देता? एक चमक के साथ हुओ युहाओ गायब हुआ और अगले ही पल वह वू युन और उसके स्पिरिट के बीच खड़ा था। उसने अपना बायां हाथ पीछे और दायां हाथ आगे फेंका। वू युन के स्पिरिट के ऊपर अचानक एक रहस्यमयी वॉर्टेक्स बन गया। तेजी से उसके शरीर की ओर भागता स्पिरिट वहीं रुक गया। बूम! एक धीमी आवाज हुई और वू युन का शरीर फिर पीछे की ओर उछल गया। हुओ युहाओ का वू युन के शरीर पर प्रहार खास ताकतवर नहीं दिखा। आखिर वू युन एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ था। उसका शरीर किसी दुर्लभ धातु से भी मजबूत था। वह लगभग 50 मीटर पीछे उड़ा। भले ही उसका स्पिरिट अलग हो चुका था, उसका शरीर अभी भी कुछ रिफ्लेक्सेस रखता था, जिससे वह खुद को थोड़ा संभाल पाया। हुओ युहाओ ने उसकी ओर देखे बिना अपना रुख स्पिरिट की ओर किया। उसकी आंखों में रोशनी चमकी और रोज गोल्ड की एक किरण उसकी आंखों से निकलकर सीधी स्पिरिट पर जा लगी। यह दूसरा स्पिरिचुअल शॉक था। बूम! स्पिरिट तुरंत ही अनगिनत रोशनी के कणों में बदलकर बिखर गया और वू युन के शरीर की ओर लौटने लगा। इस बार हुओ युहाओ ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ट्रांसेंडेंट डुलुओ का स्पिरिट बहुत स्थिर होता है। 2 बार स्पिरिचुअल शॉक सहने के बाद भी वू युन का सोल पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, लेकिन वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था। स्पिरिट जैसे ही उसके शरीर से जुड़ा, वू युन के मुंह और नाक से खून फूट पड़ा। उसने अपना सिर उठाया और उसकी हुड नीचे गिर गई। उसका चेहरा लोगों को दिखने लगा, सामान्य इंसान जैसा, बस थोड़ा पीला। उसने कांपते हुए हाथ उठाया और हुओ युहाओ की ओर इशारा किया, जैसे कुछ कहना चाहता हो,
लेकिन किसी कारण से वह बोल नहीं पा रहा था। अचानक उसके पीछे एक रहस्यमयी वॉर्टेक्स बन गया, जिसमें नीला और सुनहरा रंग मिला हुआ था। वॉर्टेक्स बनते ही वुयुन का शरीर भी उसी रंग का हो गया। एक क्षण में वुयुन का शरीर चूर चूर हो गया। उसका पहले से टूटा सोल भी इसी धमाके में पूरी तरह नष्ट हो गया। उसका कोई भी अंश नहीं बचा। लड़ाई की शुरुआत से अंत तक पूरा संघर्ष बहुत कम समय में खत्म हो गया। डार्कनेस क्रो मार्शल सोल वाला, ट्रांसेंडेंट दुलुओ वुयुन और सन मून एम्पायर का पहला इविल सोल मास्टर ढेर हो चुका था। भारी सन्नाटा छा गया। हुओ युहाओ शांत मुद्रा में खड़ा रहा और फिर सन मून एम्पायर की ओर मुड़कर देखा। सभी लोग एकदम चुप थे। यहां तक कि जोंगली वू, जो अभी तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, वह भी शांत हो गया। लड़ाई शुरू होने से 2 घंटे पहले जोंगली वू ने कई तरह की योजनाएं बनाई थीं, और वू युन वह पहला मोहरा था जिसे वह भेजने वाला था। जोंगली वू उतना तो समझ ही सकता था जितना जूजी ने समझा था। हुओ युहाओ के पास निश्चित ही ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वह आगे आकर 10 विरोधियों को चुनौती देने की हिम्मत रखता था। इसके अलावा जोंगली वू ने हुओ युहाओ की क्षमताओं और उसके लड़ने के तरीके को भी समझने की कोशिश की होगी। वह जानता था कि हुओ युहाओ सिर्फ एक टाइटल डुलुओ है, इसलिए उसकी योजना कई बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जोंगली वू का पहला और एकमात्र उद्देश्य वू युन को पहली लड़ाई में भेजने का यही था कि वह वू युन की डार्क टाइप पावर की ताकत और उसकी चिपचिपाहट से हुओ युहाओ की सोल पावर को जलाकर खत्म कर सके। इससे आगे आने वाले मुकाबलों के लिए मौके बनते। असल में जोंगली वू ने वू युन को जरूरत पड़ने पर हार मान लेने की भी हिदायत दी थी। आखिर एक इविल सोल मास्टर को टाइटल्ड डुलुओ तक पहुंचाना आसान नहीं था, और वू युन तो अभी अभी ट्रांसेंडेंट डुलुओ बना था। अगर उसके पास अपनी नई शक्ति को स्थिर करने का समय होता, तो वह होली गोस्ट चर्च के लिए बेहद कीमती संपत्ति बन सकता था। ट्रांसेंडेंट डोलुओ को जीवित रहने की क्षमता के मामले में टाइटल डोलुओ पर बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए जोंगली वू पहली लड़ाई को लंबी खींचना चाहता था। चाहे हुओ युहाओ अपनी अल्टीमेट आइस से डार्क क्लाउड्स को दबा भी दे, फिर भी वू युन को हराने के लिए उसे बहुत सोल पावर और कई तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वू युन कुछ ही चालों में मारा जाएगा। यहां तक कि उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। वू युन को तो मार्शल सोल ट्रू बॉडी इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। वह तो सिर्फ हुओ युहाओ की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश में ही मारा गया। क्या हुओ युहाओ सच में इतना ताकतवर हो गया है? यह बात दोनों तरफ के शक्तिशाली सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स के मन में घूम रही थी, जो लड़ाई देख रहे थे। जब वे पूरी लड़ाई को याद करने लगे, तो उन्हें एहसास हुआ कि हुओ युहाओ ने ज्यादा चालें इस्तेमाल ही नहीं की थीं। उन्हें तो याद भी नहीं कि उसने अपने सोल रिंग्स रिलीज किए हों। लेकिन उसका बेहद शक्तिशाली स्पिरिचुअल शॉक सभी के दिमाग में छाप छोड़ गया। एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ उसका स्पिरिचुअल शॉक नहीं झेल पाया और उसकी स्पिरिचुअल अटैक से मर गया। इस कामयाबी के लिए हुओ युहाओ कितना ताकतवर होना चाहिए। जो लोग और गहराई से चीजें देख पाते थे, उन्होंने यह भी नोट किया कि अंत में जो बड़ा धमाका हुआ था, वह शायद हुओ युहाओ की ही कोई क्षमता थी। यह याद रखना जरूरी था कि एक 8 रिंग वाला सोल डुलुओ भी एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ को नहीं मार सकता, चाहे वह ट्रांसेंडेंट डुलुओ पूरे 24 घंटे बिना कुछ किए खड़ा रहे। और यहां हुओ युहाओ ने तो सोल स्किल्स भी इस्तेमाल नहीं किए। वह सिर्फ हाथ की हल्की सी हरकत से वू युन को मार सका। चाहे वू युन अपनी स्पिरिट खो चुका था और अपने शरीर को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसका शरीर फिर भी बेहद मजबूत था और सोल पावर भी बनी हुई थी। ऐसी कौन सी क्षमता थी जिसने हुओ युहाओ को यह करने दिया? उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट, सोल कोर्स। यही वह जवाब था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। जब हुओ युहाओ ने अपना हाथ वू युन के शरीर पर रखा, तब उसने अपनी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल पावर उसके शरीर में डाल दी थी। यह सोल पावर एक बेहद अस्थिर घूमते हुए वॉर्टेक्स की तरह थी। आसान शब्दों में, हुओ युहाओ ने उसके शरीर में एक मिनी सोल कोर डाल दिया था, और यह सोल कोर हुओ युहाओ के नियंत्रण में था। एक सोल कोर का किसी के शरीर के अंदर फटना मौत की गारंटी है। और जब उसकी स्पिरिट पहले से ही टूटी हुई थी और वह अपनी सोल पावर से धमाके को रोक भी नहीं सकता था, तो चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत हो, वह बच नहीं सकता था। इसके अलावा हुओ युहाओ का सोल कोर सिर्फ अल्टीमेट आइस नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल पावर भी रखता था। इसलिए वू युन की टूटी हुई स्पिरिट कभी भी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल पावर के इस धमाके को सह नहीं सकती थी। उसकी स्पिरिट पूरी तरह नष्ट हो गई। कितना ताकतवर! जूजी का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने हुओ युहाओ की शक्ति को इस तरह देखा। यही वजह है कि वह मेरी 2 बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजेंड्स का इतनी आसानी से पीछा कर पाया था।
मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वह इतना मजबूत हो गया है। यू हाओ, तुम सच में एक असाधारण प्रतिभा हो। तुम श्रेक एकेडमी के सही उत्तराधिकारी हो। जूजी हो यूहाओ की शक्तियों से प्रभावित भी थी और दुखी भी। जितना हो यूहाओ ताकतवर होता गया, उतनी ही संभावना थी कि वह उसका दुश्मन बना रहेगा। जूजी अभी भी हुओ यूहाओ की पहले कही बात याद कर रही थी। अगर हुओ यूहाओ सच में सन मून एम्पायर की सेना को परेशान करना चाहता रहा, तो उसे डेथ गॉड डुलुओ की मदद मांगनी ही पड़ती, और ऐसा होता तो लड़ाई सिर्फ मौत पर खत्म होती। दूसरा लड़ाकू आगे आए। जब सभी लोग हुओ यूहाओ को सच में वॉर गॉड की तरह देख रहे थे, तभी उसने बोलकर सबको चौंका दिया। हाँ, पहला मर चुका था। अब सन मून एम्पायर को दूसरा प्रतिनिधि भेजना था। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। हुओ यूहाओ की बात पर जोंगली वू गुस्से से तमतमा गया। आखिर अभी अभी उसका एक ट्रांसेंडेंट दुलुओ रैंक वाला ईविल सोल मास्टर मर गया था। उसे इतने सालों में एक ट्रांसेंडेंट डॉलुओ तैयार करने में कितना समय लगा था, और हुओ यूहाओ ने उसे पल भर में खत्म कर दिया। वू युन होली गोस्ट चर्च के टॉप 10 सोल मास्टर्स में आसानी से गिना जाता था। वू युन की मौत बिल्कुल बेकार गई। उसने अपनी क्षमताएं दिखाने का मौका तक नहीं पाया, और हुओ यूहाओ ने उसे प्रोबिंग के दौरान ही मार दिया। वजह सिर्फ यही थी कि वह हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर की तीव्रता से अनजान था। वह तो इतना भी नहीं कर पाया कि हुओ यूहाओ की ताकत का थोड़ा हिस्सा भी खत्म कर दे। जोंगली वू ने जूजी की तरफ मुड़कर धीरे से कहा, मार्शल, लगता है हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है। हमें उससे निपटने के लिए स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की मदद चाहिए। जूजी ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। जोंगली वू अभी भी दबाव में शांत रहकर समस्या समझ गया था। इसी वजह से वह होली गोस्ट चर्च का लीडर था। हाँ, सोल टूल्स के इस युग में हुओ यूहाओ को बिना सोल टूल्स के हराना बहुत मुश्किल था, खासकर जब उसका स्पिरिचुअल शॉक इतना ताकतवर हो। लेकिन अगर जोंगली वू अपने लोगों को स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स के साथ लैस कर दे, तो वे उसके कुछ महीन हमले झेल सकते थे। आखिर हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर भी सीमित है। वह स्पिरिचुअल शॉक को 10 बार नहीं दोहरा सकता, और इतने लोगों की मौजूदगी में जूजी उसके इस अनुरोध को मना नहीं कर सकती थी, खासतौर पर जब वहां होली गोस्ट चर्च के ईविल सोल मास्टर्स भी मौजूद थे। उसने पीछे खड़े सोल इंजीनियर्स की ओर देखा और पूछा, क्या आप में से कोई अपना स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल मिलिट्री सुपरवाइजर को उधार देने को तैयार है? जूजी के पीछे करीब 11 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स थे। ये सभी सन मून एम्पायर के सर्वश्रेष्ठ सोल इंजीनियर्स थे। एम्पायर के आधे से ज्यादा क्लास 9 सोल इंजीनियर्स वहीं मौजूद थे। लेकिन जूजी के पूछते ही सभी एकदम चुप हो गए। यह देखकर झोंगली वू की आंखें गुस्से से फैल गईं। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। हो यूहाओ उन्हें जल्दी करने की कोई वजह नहीं रखने वाला था। जितनी देर वे लगाते, उतनी ही ज्यादा सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर हुओ यूहाओ वापस पा रहा था, और यह बात जोंगली वू भी जानता था। गुस्से में उसने दांत भींचकर कहा, मैं खरीद लूंगा। उसके पास समय नहीं था। जियांगशी आइस बेयर किंग को पाना जितना उसके लिए जरूरी था, और सैन्य आदेश की वजह से उसके पास असफल होने का कोई विकल्प नहीं था। वह मजबूर था। होली गोस्ट चर्च कई सालों से काम कर रही थी, और उसके पास बेहद बड़ी संपत्ति थी। सोल इंजीनियर्स उसकी बात सुनकर तुरंत चौकन्ने हुए। थोड़ी चर्चा के बाद उन्होंने जोंगली वू के सामने एक प्राइस लिस्ट रख दी। सभी 11 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की प्राइस लिस्ट एक जैसी थी, जैसे सबने मिलकर तय किया हो। एक क्लास 9 स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल अमूल्य चीज थी, और वे निश्चित रूप से रेयर मेटल्स में ही भुगतान स्वीकार करते थे। उन्होंने 10 तरह के रेयर मेटल्स की मांग की, हर मेटल की एक एक टन मात्रा, एक सोल टूल के बदले। जोंगली वू की छाती दुख उठी इस सूची को देखकर। चाहे होली गोस्ट चर्च बेहद अमीर हो, लेकिन रेयर मेटल्स की रणनीतिक कीमत बहुत ऊंची थी। डस्क वाटर अलायंस, जहां हुओ यूहाओ पहले जुड़ा था, रेयर मेटल्स के व्यापार में विशेषज्ञ था। होली गोस्ट चर्च के पास ये सारे मेटल्स थे, लेकिन कीमत फिर भी भारी थी। लेकिन क्या वह मना कर सकता था? एक टाइटल्ड दुलुओ ईविल सोल मास्टर की कीमत इन रेयर मेटल्स से कहीं अधिक थी। मैं तुम सबको इसका परिणाम देना याद रखूंगा। गुस्से में दांत पीसते हुए जोंगली वू ने उनकी कीमत मान ली, यह जानते हुए भी कि वे उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। उसने सिर्फ एक स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल खरीदा। उसे अंदाजा नहीं था कि अगला मुकाबला कितना चलेगा। वह कम से कम खरीदना चाहता था, जरूरत पड़ने पर बाद में खरीद लेगा। हालांकि सभी क्लास 9 सोल इंजीनियर्स बाहर से शांत थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे हंस रहे थे।
आखिर एक ईवल सोल मास्टर को मुश्किल में देखकर उन्हें खुशी ही होती। सोल इंजीनियर्स भी आखिर इंसान ही थे। वे ईवल सोल मास्टर्स को अच्छा समझते ही नहीं थे। और पिछले कुछ वर्षों में होली गोस्ट चर्च और सोल इंजीनियर्स के बीच रिश्ते और बिगड़ गए थे। जोंगली वू को अफसोस हो रहा था कि वह होली गोस्ट चर्च के सोल इंजीनियर्स को साथ नहीं लाया। उसने उन्हें रेडियंट सिटी में ही छोड़ दिया था। अगर वे साथ होते तो उसे यह महंगी डील नहीं करनी पड़ती। इसके बाद जोंगली वू ने वह स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल अपने पास खड़ी महिला को दे दिया। लिटिल फेंग, ध्यान रखना, अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखना। ठीक है। उसके पास खड़ी महिला वही थी जिसे वह प्यार करता था, फंगलिंग, होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर। जोंगली वू ने फंगलिंग को हो युहाओ के खिलाफ दूसरे प्रतिद्वंदी के रूप में भेजने का फैसला किया। शुरू से ही जोंगली वू सभी 10 लड़ाइयां उपयोग करने का इरादा नहीं रखता था। उसे यकीन नहीं था कि हो युहाओ 10 मुकाबलों तक टिक पाएगा, चाहे उसके पास कुछ भी छुपा हुआ हो। साथ ही वह अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स भी नहीं लगाना चाहता था। होली गोस्ट चर्च के 10 से ज्यादा ताकतवर सोल मास्टर्स युद्ध में उसके साथ आए थे। सभी कम से कम टाइटल्ड डुलुओ थे। 2 अल्टीमेट डुलुओं को छोड़कर बाकी पूरी चर्च की रीढ़ थे। लेकिन पिछली लड़ाई और दीतियन से मुकाबले में उन्होंने कुछ लोग खो दिए थे। दीतियन से लड़ाई तो भारी नुकसान वाली थी। अब सिर्फ 9 लोग बचे थे और उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल थे। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा 7 लोगों को भेज सकते थे। इन 7 में भी सिर्फ 4, जिनमें जोंगली वू भी शामिल था, ट्रांसेंडेंट डुलुओ के स्तर पर थे। एक ईवल सोल मास्टर के रूप में ट्रांसेंडेंट डुलुओ बनना बेहद मुश्किल था और किसी को उस स्तर तक पहुंचाना उससे भी कठिन। आमतौर पर ईवल सोल मास्टर समान स्तर के सोल मास्टर को आसानी से मात दे सकता था। कई बार तो अकेला ईवल सोल मास्टर कई सोल मास्टर से लड़ सकता था। लेकिन ऊंचे स्तरों पर पहुंचते पहुंचते यह बढ़त धीरे धीरे कम होती जाती थी। उदाहरण के लिए, कोई भी 2 रिंग्ड ईवल सॉल मास्टर आसानी से बड़ी संख्या में सामान्य 2 रिंग्ड सॉल मास्टर को अपने ईवल सॉल स्किल की वजह से मार सकता था। लेकिन जैसे ही मुकाबला 5 रिंग्ड ईवल सॉल मास्टर और 5 रिंग्ड सॉल मास्टर के बीच होता, अंतर बहुत कम हो जाता। और जब दोनों ही टाइटल्ड डुलुओं के स्तर पर पहुंच जाते, तब ईवल सोल मास्टर्स सामान्य सोल मास्टर्स जैसे ही हो जाते, सिर्फ कुछ मामूली से फायदे छोड़कर, जो लड़ाई में लगभग कोई फर्क नहीं डालते थे। हुओ युहाओ ने 10 अलग अलग लोगों से लड़ने की हिम्मत दिखाई थी। उसी के बाद जोंगली वू ने उसे अपने ट्रांसेंडेंट डुलुओं की श्रेणी में रखा था। चाहे हुओ युहाओ कितना भी घमंडी हो, अगर उसके पास ट्रांसेंडेंट डुलुओं की शक्ति न होती तो वह ऐसा पागलपन भरा चुनौती प्रस्तावित नहीं करता। इसीलिए जोंगली वू ने तय किया था कि वह हुओ युहाओ के खिलाफ सिर्फ अपने ट्रांसेंडेंट डुलुओ ही भेजेगा। किसी टाइटल्ड डुलुओ को भेजना सिर्फ संसाधनों की बर्बादी होती। आखिरकार किसी ईवल सोल मास्टर को टाइटल्ड डुलुओ तक प्रशिक्षित करना बेहद मुश्किल होता है। वे मृत टाइटल्ड डुलुओ युद्ध भूमि पर विनाशकारी हथियार बन सकते थे। इसलिए हो युहाओ का दूसरा मुकाबला फेंगलिंग से होने वाला था। फेंगलिंग जोंगली वू के साथ युद्ध भूमि पर आए ईवल सोल मास्टर्स में दूसरी सबसे ताकतवर थी। सीधे उसके बाद उसे दूसरे नंबर पर भेजने का मतलब यही था कि जोंगली वू और अपने शक्तिशाली ईवल सोल मास्टर्स को नहीं खोना चाहता था। फेंगलिंग लगभग 100 मीटर की दूरी पर हवा में तैरती हुई नीचे उतरी और जमीन पर खड़ी हो गई। वह भी काले चोगे में थी, हालांकि उसने अपना सिर ढकने के लिए कोई हुड नहीं पहन रखा था। वह बिना संदेह बेहद खूबसूरत थी, भले ही वह अब मध्यम आयु की महिला थी। उसकी त्वचा बेहद गोरी थी और उसके पूरे शरीर से एक शैतानी, मोहक आभा निकल रही थी। यह पहली बार नहीं था जब हुओ युहाओ होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर को देख रहा था। पिछली बार जब उसने फेंगलिंग को देखा था तो उसे आज भी याद था कि सिर्फ उसकी मौजूदगी ही कितनी दबाव भरी लग रही थी। लेकिन इस बार वे दुश्मन के रूप में आमने सामने थे। फेंगलिंग की आंखें बेहद अजीब थीं। वे बहुत बड़ी नहीं थीं, लेकिन उनमें एक अलग तरह की मोहकता थी। उसकी आंखों के कोनों से कनपटियों तक 2 गहरे लाल रंग की रेखाएं जाती थीं, जो उसके चेहरे को और भी शैतानी बनाती थीं। फेंगलिंग ने ठंडी आवाज में कहा, हुओ युहाओ। हुओ युहाओ हल्का मुस्कुराया और बोला, नमस्ते वाइस लीडर, एक बार फिर मिल रहे हैं। फेंगलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम टैंग वू हो, वही व्यक्ति जिसने रेडियंट सिटी एलीट सोल इंजीनियरिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, सही? हुओ युहाओ मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही। लगता है वाइस लीडर की नजर बहुत तेज है। ठीक है। फेंगलिंग की आवाज और ठंडी हो गई और उसके शरीर पर पहना हुआ काला चौगा अचानक बिना हवा के भी फड़फड़ाने लगा। उसी पल उसके शरीर से एक तीखी फीनिक्स चीख सुनाई दी।
और उसके सोल रिंग्स ऊपर उठने लगे। 3 पर्पल, 5 ब्लैक और एक रेड रिंग। उसका सोल रिंग कॉम्बिनेशन सामान्य सर्वोत्तम संयोजन से भी कहीं आगे था। उसके सोल रिंग्स चारों ओर तेज चमक बिखेर रहे थे। उसके पास एक भी 100 ईयर सोल रिंग नहीं था। उसका सबसे कमजोर सोल रिंग भी 1000 ईयर का था। हुओ युहाओ उसकी 9 सोल रिंग्स देखकर थोड़ा चौंक गया। उसकी शक्ति सच में अविश्वसनीय थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर है। हुओ युहाओ को फेंगलिंग की वास्तविक रैंक का पता नहीं था, लेकिन उसकी ऑरा से वह अंदाजा लगा सकता था कि वह करीब रैंक 96 या शायद रैंक 97 पर हो सकती थी, क्योंकि वह एक ईवल सोल मास्टर थी। यह वाइस लीडर वू युन से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ऊपर से अब फेंगलिंग एक स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल भी इस्तेमाल कर रही थी, जो हुओ युहाओ की स्पिरिट आइज की सोल स्किल्स को काफी हद तक रोक सकता था। हुओ युहाओ के चेहरे पर हल्की चमक दिखाई दी, क्योंकि उसका आईसी वॉर गॉड्स आर्मर उसके नियंत्रण में एक रहस्यमयी रोशनी छोड़ने लगा। अचानक फेंगलिंग का पर्पल सोल रिंग तेजी से चमकने लगा। अगले ही पल उसके पीछे से गहरे पर्पल रंग के पंखों की एक बड़ी जोड़ी फैल गई। एक शक्तिशाली ऑरा उसके शरीर से निकलकर तूफान की तरह हुओ युहाओ की ओर उमड़ पड़ी। फीनिक्स विंग्स? लेकिन ये किस तरह का फीनिक्स है? इसके पंख पर्पल क्यों हैं? हुओ युहाओ ने फेंगलिंग को पहले भी लड़ते देखा था, लेकिन तब फेंगलिंग ने पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। आज होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर उसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाली थी। पंखों से इतना दबाव निकल रहा था, लेकिन जरा भी आग नहीं थी। यानी डार्कनेस? डार्कनेस फीनिक्स? नहीं, गलत। डार्कनेस फीनिक्स की ऑरा शुद्ध होती है और इतनी ठंडी नहीं होती। यह ईवल फीनिक्स है। हाँ, यह फेंगलिंग का मार्शल सोल था, ईवल फीनिक्स। और यह उसके टाइटल से पूरी तरह मेल खाता था, ईवल फीनिक्स डोलुओ फेंगलिंग। विशाल ईवल फीनिक्स विंग्स से इतनी तीव्र सोल पावर निकल रही थी कि चारों ओर की रोशनी धुंधली होने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान धूसर हो गया हो। यह शक्तिशाली और घुटन भरी ऑरा हुओ युहाओ का सांस लेना मुश्किल कर रही थी, जबकि वह आईसीआई वॉर गॉड्स आर्मर के अंदर था। फेंगलिंग सच में बेहद शक्तिशाली थी। दूरी पर शरेक अकादमी के अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ खड़े यन शाओजे ने चौंकते हुए कहा, ईविल फीनिक्स? तो वह असल में ईविल फीनिक्स डोलुओ है। यकीन नहीं होता कि फेंगलिंग ही वह व्यक्ति है जो यह टाइटल रखती है। लगता है वो होली गोस्ट चर्च में भी शामिल हो गई है। उसकी बात सुनकर दो लोग तुरंत उसे घूरने लगे। काय मेयर, जो यान शाओजे की पत्नी और मार्शल सोल डिपार्टमेंट की वाइस डीन थी, और शेन लिनर, वाल्किरी दुलुओ। यान शाओजे ने खांसकर खुद को संभाला। बेशक वह फेंगलिंग को अच्छे से जानता था, बल्कि कभी उसका फेंगलिंग के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ता भी रहा था। जब यान शाओजे ने अपनी ट्रेनिंग खत्म की थी, वह श्रेक एकेडमी के नए बैच में सबसे प्रतिभाशाली था। ड्रैगन गॉड डुलुओ का डिसाइपल होने के साथ साथ वह अत्यंत शक्तिशाली और दिखने में भी आकर्षक था। उसका मार्शल सोल, रेडिएंट फीनिक्स, उसे हर वह चीज देता था जो किसी को महान बनने के लिए चाहिए होती है। लेकिन यान शाओजे का स्वभाव थोड़ा रोमांटिक था, और इसी वजह से उसका वाल्किरी दुलुओ के साथ रिश्ता भी खराब हुआ था। फेंगलिंग के साथ उसका रिश्ता सियन लिनर से जुड़ने से पहले हुआ था। उस समय फेंगलिंग उससे कहीं कमजोर थी और उसके फीनिक्स मार्शल सोल का ईविल हिस्सा अभी जागा नहीं था। इसलिए उसका मार्शल सोल अधिक डार्कनेस फीनिक्स जैसा दिखता था। रेडिएंट फीनिक्स और डार्कनेस फीनिक्स पहली बार मिले थे, फिर भी यान शाओजे ने उससे दूरी नहीं बनाई। उसका मानना था कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अपना टीचर म्यूएन, डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग शाओयाओ का अच्छा दोस्त था। रेडिएंट होली ड्रैगन और डार्कनेस होली ड्रैगन की कहानी पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट में एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में मशहूर थी। इसीलिए फेंगलिंग उसे बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, बल्कि यान शाओजे उससे प्रभावित हो गया। उसे लगा कि शायद वह भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी का हिस्सा बन सकता है। यान शाओजे युवा था, आकर्षक था, अत्यंत शक्ति वाला था। थोड़े ही समय में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं चलीं। करीब 3 महीने बाद एक दिन फेंगलिंग के शरीर में छिपा हुआ ईविल ऑरा अचानक जाग गया। अगर यन शाओजे को यह बात समय पर पता नहीं चलती, तो वह उसकी शक्ति से मारा जाता और निगल लिया जाता। ईविल फीनिक्स और रेडिएंट फीनिक्स के बीच यह एक विशेष प्रकार का संबंध था। सच तो यह है कि फेंगलिंग का ईविल फीनिक्स इतनी जल्दी इसी वजह से जागा था, क्योंकि उसका यान शाओजे से गहरा संबंध बन चुका था। इस वजह से दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई।
यान शाओजे अपनी शक्ति के दम पर फेंगलिंग को दबाने में सफल रहा, लेकिन वह उसे मार नहीं पाया। उसके दिल में उसके लिए गहरी भावनाएं पैदा हो चुकी थीं। फेंगलिंग उसके जीवन की पहली महिला थी। आखिरकार उसने फेंगलिंग को जाने दिया, फिर खुद भी वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने फेंगलिंग को कभी नहीं देखा। उसे सिर्फ इतना पता चला कि फेंगलिंग बाद में टाइटल्ड डुलुओ बन गई थी, लेकिन वह कहां गई, यह कोई नहीं जानता था। मुएन ने इस घटना के लिए उसे बहुत डांटा था। ईवल फीनिक्स ईवल सोल मास्टर्स के सबसे गिफ्टेड मार्शल सोल्स में से एक था। इसका मतलब था कि यान शाओजे ने दुनिया में एक भयंकर राक्षस को आजाद छोड़ दिया था। कोई नहीं जानता था कि उसके हाथों कितने लोग मारे जाएंगे। म्यूएन खुद ऐसा गलती कर चुका था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसका डिसाइपल भी वही गलती दोहराए। उसे डर था कि यान शाओजे फेंगलिंग से बहुत ज्यादा प्यार करने लगेगा। इसीलिए यान शाओजे को 3 साल तक श्रेक एकेडमी में बंद होकर ट्रेनिंग करनी पड़ी। इन्हीं 3 सालों में उसने वह शक्ति हासिल की जो आगे चलकर उसे मार्शल सोल डिपार्टमेंट का डीन बनने योग्य बनाती है। इतने वर्षों बाद यान शाओजे ने एक बार फिर फेंगलिंग को देखा। उसके मन में उठ रहे भाव सिर्फ वही समझ सकता था। लेकिन दूसरी तरफ फेंगलिंग ने उसे जैसे पूरी तरह भुला दिया हो। उसने एक बार भी उसकी ओर देखने की कोशिश नहीं की। उसकी नजरें सिर्फ हुओ युहाओ पर थीं। उसके शरीर से निकल रही ईविल फीनिक्स की ऑरा विस्फोट की तरह बाहर फूट रही थी। हुओ युहाओ और फेंगलिंग अब आमने सामने खड़े थे, लेकिन किसी ने भी हमला करने की पहल नहीं की। हुओ युहाओ की ऑरा गहरी और छिपी हुई थी, जबकि फेंगलिंग अपनी ऑरा को पूरी तरह खुला छोड़ रही थी। उसकी ऑरा के कारण 1000 मीटर के क्षेत्र में मौसम अस्थिर हो गया था। दोनों पक्षों के तमाम शक्तिशाली लोग भी उसकी ऑरा से बचने के लिए अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करने पर मजबूर हो गए। मर जाओ, फेंगलिंग ने ठंडी आवाज में कहा, और उसका शरीर अचानक चमक उठा। उसके पीछे कई अजीब आकृतियां बनती चली गईं। वे आकृतियां एक पर्पल फिनिक्स जैसी लग रही थीं। फेंगलिंग का दाहिना हाथ अचानक विशाल हो गया और वह एक बड़े पर्पल क्लॉ में बदल गया। वह तेजी से हो युहाओ की ओर झपटी। यह एक सीधा, सरल हमला था। उसने मार्शल सोल ट्रू बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि वह भी वू युन की गलती दोहरा रही है। हुओ युहाओ पीछे नहीं हटा, न ही बचने की कोशिश की। इसके बजाय उसने अपने पैर जमीन में गड़ाए और जोर से आगे की ओर छलांग लगाई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से झटका। अगले ही पल 100 मीटर लंबा विशाल डार्क गोल्डन क्लॉ फेंगलिंग के ऊपर टूट पड़ा। डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ उसके तेज सुनहरी गहरे प्रकाश और इतनी भयानक धार की वजह से कि वह रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को चीर सकता था, जोंगली वू भी चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुओ युहाओ इतना शक्तिशाली हो सकता है। यह डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ तो 100,000 साल डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बेयर के बराबर था। फेंगलिंग ने ठंडी आवाज निकाली। उसके पंख एक साथ मुड़े और उसने अपने दाहिने फीनिक्स क्लॉ से हो युहाओ के विशाल क्लॉ को पकड़ने की कोशिश की। वह अपनी छोटे आकार की क्लॉ से हो युहाओ की विशाल क्लॉ को रोकना चाहती थी। एक तीखी ध्वनि क्लिंग हवा में गूंजी और संपर्क बिंदु पर सोल पावर के धमाकों की श्रृंखला फटी। इन धमाकों की आवाजें हवा में फैलकर सभी दर्शकों के कानों तक पहुंची। इस विस्फोट से निकली तेज धार वाली शक्तियों ने उनके आसपास की जमीन को चीर दिया, जिससे चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। सन मून एम्पायर की सेना और श्रेक एकेडमी के लोग अपनी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव मेजर्स एक्टिवेट करने पर मजबूर हो गए, ताकि हुओ युहाओ और फेंगलिंग की शक्ति से निकले घातक उतार चढ़ाव से खुद को बचा सकें। हुओ युहाओ हवा में स्थिर रहा, जबकि फेंगलिंग लगभग 40 मीटर पीछे फेंक दी गई। उसका काला लंबा चोगा पूरी तरह फट चुका था और उसके भीतर पहनी हुई ब्लैक स्केल्स से बनी लाइट आर्मर दिखाई देने लगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।